Khambagadi Mitro, this is Puru Januthriya. We was completing class 9th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, साइंस का चैप्टर नंबर 1 इसको अपन कंप्लीट कर रहे थे। अपन जो कंप्लीट कर रहे थे उसको कराने का जो पर्सपेक्टिव है वो DSSP TGT। ठीक है, तो अपन ने जो है देखो कहाँ तक अपन ने कैसे कैसे कर लेते उसके बारे में अपन एक बार डिस्कस कर लेते। देखो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, ठीक है, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आज अपन डिस्कस करेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, तो बदल सकता है तो वो किस प्रकार से बदल सकता है उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है, सभी को पता है इस बारे में कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस बर्फ के रूप में, ठीक है, ठोस जैसे कि बर्फ, द्रव जो जल हम पीते हैं वो, गैस जलवाष्प के रूप में, नमी वगैरह जो एयर में नमी पाई जाती है वो जलवाष्प के रूप में होती है। ठीक है, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होता है। ठीक है, उनके मध्य जो परस्पर आकर्षण बल है वो कमज़ोर होता है, टूट जाता है, अलग हो जाते हैं वो। अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है उन पर। क्या मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? बिल्कुल खोजना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे तापमान का प्रभाव, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इसमें दाब के प्रभाव को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं तापमान के प्रभाव को। एक बीकर में हमने 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लिया, ठीक है, और उसे प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल बर्फ़ को छू रहा हो। ठीक है, हमने क्या किया, ये बर्फ़ के टुकड़े लिए, ठीक है, इसमें थर्मामीटर को इस प्रकार से किया कि इसका जो बल्ब है, ये बल्ब वो बर्फ़ में डूबा हुआ होना चाहिए, बर्फ़ जो है इसमें डूबा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये बर्फ़ हो गई, ये बीकर हो गया, नीचे से इसे गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये कांच की छड़ है इसको हिलाने के लिए। ठीक है, धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। ठीक है, जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जैसे ही बर्फ़ ने पिघलना स्टार्ट किया तो अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। तो अपन एक ऐसी अजीब घटना देखते हैं कि उसमें क्या क्या टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होता है। भाई एक्चुअली क्या है कि जैसे कि इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, अगर इतना टेम्परेचर हो गया तो जितना भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो उस बर्फ़ के टुकड़े को, पानी में बदलने में, जल में बदलने या लिक्विड में बदलने में मदद करेगा। उसकी जो गुप्त ऊष्मा जो होती है उसके रूप में एब्जॉर्ब होता है वो। ठीक है, ये अपन देखेंगे इसमें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठीक है, जब परिवर्तित हो रही है उस टाइम टेम्परेचर सेम रहेगा। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में परीक्षण को नोट करें। अब बीकर में कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें। जब तक जल उबलने ना लगे थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें, जब तक कि अधिकतर जलवाष्प ना बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में परीक्षण को नोट करें। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर क्या होगा, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही आप गर्म करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किचन वगैरह में पानी गर्म करते हो खुद से, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, धीरे धीरे जब जैसे ही पानी गर्म होने लगता है तो नीचे छोटे छोटे बुलबुले बुलबुले से बनते हैं उसके। ठीक है, और ऐसे ही करते 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 क्या होता है, पूरे में बनने लग जाते हैं। ठीक है, और पानी जो है वो उड़ने लग जाता है, जलवाष्प के रूप में उड़ने लग जाता है, और धीरे धीरे पानी जो है कम होने लग जाता है हमारे बर्तन में। ठीक है, तो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी। भाई पानी शांत था, आपने पानी को गर्म किया, अब पानी में क्या है, हलचल होने स्टार्ट हो गई, ऑटोमेटिकली रखा है वो आवाज़ कर रहा है। ठीक है, और उसके पानी के जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उड़ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, एक्सेट्रा। तो जैसे ही आपने हीट दी तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ठीक है, जैसी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई तो कण अधिक तेजी से कंपन करेंगे। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कण के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। ठीक है, जैसे हम उसको हीट दे रहे हैं तो उस हीट से क्या होता है कि उन कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उस आकर्षण बल को पार कर जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा मतलब रैंडम हो जाती है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हीट की वजह से जो आकर्षण बल है उससे वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, और आकर्षण बल से अलग होने का मतलब है वो उड़ने लग जाते हैं, उड़ने का निशान गैस की फॉर्म में आ जाते हैं वो। ठीक है, जलवाष्प के रूप में बदल जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि देखो आकर्षण बल है तभी तो पास पास में है ना,
थोड़ा कम आकर्षण बल है। अगर थोड़ा कम आकर्षण बल होगा तो थोड़े और दूर हो जाएंगे, और कम आकर्षण बल या फिर उससे फ्री हो गए तो क्या होगा, इतने दूर आ गए, आकर्षण बल से फ्री हो गए ना, ये रैंडम डोल रहे हैं कहीं भी। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ठीक है, एकदम फ्रीली गति करते हैं हम। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है भाई, मूवमेंट स्टार्ट हुई तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब ठोस जो होता है वो पिघल करके क्या द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है, या गलनांक बिंदु। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग, तो ये इसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, गलनांक क्या होता है, ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जहां पर ठोस द्रव अवस्था में बदलने लग जाता है या बन जाता है। ठीक है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। एक्चुअली क्या है, देखो मैं एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि देखो आकर्षण बल का मतलब क्या है, आकर्षण बल का मतलब है कि बॉन्डिंग है इनमें बहुत अच्छी। ठीक है, एक दूसरे के एकदम पास है, पास है, पास है। ठीक है, जैसे ही इनके आकर्षण बल को सॉरी मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ एक बार। एक्चुअली क्या है कि देखो किसी ठोस का गलनांक जो होता है उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। भाई अगर दो लोगों, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि दो लोग देखते हैं, दो दोस्त देखते हैं, अगर उन दो दोस्तों के बीच में ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, और छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उनमें जो है आकर्षण बल ज़्यादा अच्छा है, तो उनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई दोस्त है, नॉर्मल है, हाँ कभी कभी ओकेजनली मिलते हैं, उतने ज़्यादा गहरे दोस्त नहीं है, और उनके बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो उनकी दोस्ती को या उनके बीच में मनमुटाव करना ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि जब कोई भी बात होगी तो वो एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं। ठीक है, हाँ उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ऐसे करके वो अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि अगर उनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा है तो गलनांक ज़्यादा होगा, गलनांक बिंदु जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब भी वो ठोस से द्रव में बदलेगा। लेकिन अगर उनके बीच में परस्पर आकर्षण बल अगर कम है तो क्या होगा, ईजिली थोड़ी सी एनर्जी ली, जितना उनका जरूरत है उतनी एनर्जी ली और उसी से वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, ये ऐसा ही मात्रक है केल्विन। ठीक है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है 273.15। ठीक है, अपन जनरल बोलचाल की भाषा में से या जनरल यूज में 273 इतना ही रखते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। ठीक है, ठोस से द्रव बना, इसको क्या कहा जाएगा, संगलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको संगलन, गलना। ठीक है, संगलन, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ठीक है, इस बारे में अपने पहले इसमें बात की थी कि किसी ठोस के जब गलने की प्रक्रिया चलती है, गलने की प्रक्रिया का सेंस देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, या सेल्सियस है। इस पर क्या हुआ, बर्फ़ के टुकड़े हैं, ये बर्फ़ के टुकड़े ये जल में परिवर्तित होने लग गए। ठीक है, ये जल में एक टुकड़ा हो गया, दो टुकड़ा हो गया, तीसरा टुकड़ा हो गया, और भी टुकड़े हैं। ठीक है, ऐसे कर करके धीरे धीरे परिवर्तित होने लग गए। जब तक ये सारे टुकड़े जल में परिवर्तित नहीं हो जाएंगे तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, जब तक ये परिवर्तित नहीं हो जाते तब तक इनका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो एक्स्ट्रा हीट जो हमने दी वो कहाँ गई, तो वो ये जो वाटर के पार्टिकल है ना, इन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। भाई एक्चुअली क्या है कि जो बर्फ़ है उसका टेम्परेचर तो कम ही रहेगा। भाई टेम्परेचर कम ही रहेगा तभी तो वो बर्फ़ की फॉर्म में अवेलेबल रहेगा ना। भाई टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो गल जाएगा, तो इसका टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा हीट दी, एक्स्ट्रा हीट जो दी उस हीट का क्या होगा, ये जो वाटर पार्टिकल है ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये इसके टेम्परेचर को, जो सिस्टम का टेम्परेचर उसको बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, इसका कॉन्टिन्यू टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा तब तक जब तक कि पूरे बर्फ़ के पार्टिकल जल के पार्टिकल में बदल नहीं जाते। ठीक है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है, तो इनके द्वारा वाटर पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, या जो लिक्विड की फॉर्म में जो जा रहे हैं, ठीक है, जो न्यू अवस्था बन रही है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। गलने की प्रक्रिया, प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती
तापमान नहीं बदलता। बिल्कुल सही बात है, उसका टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है, नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। अगर हम बीकर को ज़्यादा हीट देंगे, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ज़्यादा हीट दी, इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया, तब भी इसका जो ये सिस्टम है, ठीक है, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इस निकाय का टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, सेम की सेम। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को बसीभूत करके, ठीक है, उसको अपने कंट्रोल में लेके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो हीट जो है, एक्स्ट्रा हीट है, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है? उसकी अवस्था को परिवर्तन में उपयोग हो रहा है इसका। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, ठीक है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा मतलब जो दिख नहीं रही। यहां गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर, यानी 1 एटीएम, वायुमंडलीय दाब मतलब 1 एटीएम पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहा जाता है? 1 एटीएम टेम्परेचर पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा चाहिए, भाई जितनी हीट चाहिए उसको, वो जो हीट है वो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, ठीक है। जल के कणों की ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है। भाई जल ऑलरेडी बदल चुके हैं ना, भाई बर्फ़ की अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो पिघल ही जाएगी पूरी। बर्फ़ पिघली इसलिए नहीं रही क्योंकि उसको उतनी हीट नहीं मिली, ठीक है, एक्स्ट्रा हीट नहीं मिली, उसका टेम्परेचर अभी भी कम है। वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो एब्जॉर्ब किया वो जल के पार्टिकलों ने, ठीक है, जल के कणों ने उसको एब्जॉर्ब किया है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने जल में ऊष्मीय ऊर्जा दी तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। भाई एक्चुअली क्या है कि देखो ये है सॉलिड, सॉलिड कौन सा है? आइस। आइस से क्या वाटर बन गया, वाटर से, अब देखो यहाँ तक तो हमने इसे गर्म करके बना दिया, अब इसको कंटिन्यू और गर्म करेंगे तब भी तो और अलग होगा, फिर ये क्या करेगा? वेपर में, ठीक है, वाष्प में बन जाएगा, ठीक है, वाटर वेपर, जल वाष्प। तो ये इसी के बारे में बात करें कि इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। भाई एक टेम्परेचर के बाद क्या है? आकर्षण बल को तोड़ के निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। द्रव तो क्या होता है? द्रव जो होता है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहा जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर द्रव उबलने लगता है या गैस में परिवर्तित होने लगता है उसको क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक जो होता है वो समष्टि गुण है, ठीक है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। समष्टि मतलब पूरे का, ठीक है, सभी का, वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान कितना होता है? 373 केल्विन या 0 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कैसे हुआ? 273 + 100, ठीक है। देखो एक बार ये और देख लेते हैं, छोटा सा नोट ये दे रखा है इन्होंने नोट, एक मिनट मैं इसे मिटा देता हूँ जिससे कि आपको दिखने में आसानी रहे। ये क्या हो रहा है? जो भी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। टेम्परेचर का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना केल्विन होता है? 273.15, ठीक है। सुविधा के लिए हम दशमलव को हटा देते हैं और कितना बोलते हैं? 273। तो 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है? 273। जितना भी सेल्सियस बढ़ेगा, जैसे कि 0 पे कितना हो गया? 273, ये 5 हो गया तो इधर 5 जोड़ दो, ये 10 हो गया तो इधर 10 जोड़ दो, ठीक है। और इधर कितना हो गया? 27 हो गया तो इधर 27 जोड़ दो। 27 जैसे होता है ना रूम टेम्परेचर 27 डिग्री या 25 डिग्री जो भी होता है, ठीक है, 300 केल्विन। इसी प्रकार तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए तापमान से 273 घटाना। भाई अगर केल्विन से अपने को सेल्सियस डिग्री निकालनी है
तो क्या करना होगा, 273 घटा दो उसमें से, ठीक है। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273, ठीक है। और हमारे लिए सेल्सियस दे रखा, जैसे सेल्सियस दिया 27, ठीक है। इसमें कितना 273 जोड़ दो तो कितना हो गया 300। इस तरीके से सेल्सियस और केल्विन को एक दूसरे में बदला जा सकता है, ठीक है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। भाई सेम कंडीशन हो गई ना, स्टेज चेंज हो रही है। स्टेज भाई एक्चुअली क्या, देखो यहाँ क्या हो रहा है, बर्फ से जल बन रहा है, लेकिन यहाँ जल से वेपर बन रहा है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। प्रसुप्त ऊष्मा जो है इसकी जो है वो एनर्जी ज़्यादा होगी, वेपर जो पार्टिकल्स होंगे वाटर पार्टिकल्स की एनर्जी सेम रहेगी, कम रहेगी, इसका मतलब है ना। इसमें आइस में जो टेम्परेचर है वो कम है, ठीक है। जो वाटर पार्टिकल्स हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जो प्रसुप्त ऊष्मा, जो गुप्त ऊष्मा है, जो इन पार्टिकलों के द्वारा इस कंडीशन में और इस कंडीशन में वेपर पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, वो ऑलरेडी ज़्यादा हीट लेके फ्री हो चुके हैं, तो उनके पास ज़्यादा हीट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा के रूप में उन्होंने अतिरिक्त ऊष्मा, ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में। अभी देख लेते हैं ठोस अवस्था, इसको हीट दी, द्रव अवस्था में चला गया, और हीट दी, गैसीय अवस्था में चला गया। इसको शीतल किया, द्रव अवस्था में आ गया। भाई गैस को शीतल करेंगे तो द्रव आ जाएगा ना, और ठोस को शीतल, सॉरी, द्रव को शीतल किया तो ठोस बन गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। अरे यार इसमें स्पॉट पड़ रहे हैं। हमने देखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। बिल्कुल भाई, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदल रहा है, तो जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे, टेम्परेचर को कम करने तो गैस से द्रव, द्रव से ठोस बदल रहा है। तो टेम्परेचर बदलने पर उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो रही है। गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस बदल जाते हैं, ठीक है। कपूर वगैरह आपने एग्जाम्पल सुना होगा, मतलब देखा होगा। इसमें जब अपन कपूर को जलाते हैं तो कोई लिक्विड स्टेज थोड़ी आती है बीच में, डायरेक्ट धुआं बन के उड़ जाता है वो, ठीक है। थोड़ा सा कपूर लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें, ठीक है। डायग्राम से देखते हैं एक बार, ठीक है। इस कीप के एक सिरे पर रोई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा चित्र 1.7, ठीक है। हाँ, अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। एक्चुअली क्या है, देखो ये अपने तिपाई ली, ठीक है, स्टैंड वगैरह, इसमें अपन नीचे बर्नर और चीनी मिट्टी की प्याली में क्या रखा, हमने रख दिया ये कपूर वगैरह, ठीक है, नेफ्थलीन वगैरह ये रखा अपन ने। इसको क्या करा, कीप से ढक दिया अपन ने, जहाँ कि इधर उधर से निकल के नहीं भाग जाए, ठीक है। कीप से ढक दिया अपन ने ऐसे, और ऊपर लगा दिया रोई का टुकड़ा, उड़ के नहीं भाग जाए। भाई बाहर निकल जाए फिर हम कैसे पता करेंगे कि जमा नहीं जमा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जैसे देखो यहाँ से गर्म हुआ, ये भाप बन के गया ऊपर, ठीक है, और यहाँ जाके ये फिर से जम गया, ठीक है। लेकिन बीच में कोई लिक्विड स्टेज नहीं आई, ठीक है, ठोस बन गया कपूर, ठीक है। और यहाँ पे बीच में वाष्प कपूर डोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, उड़ के उल्टी रखी कीप वगैरह। तो इसका मतलब यही है कि जो कपूर वगैरह कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें बीच की द्रवावस्था ही नहीं पाई जा रही, गैस से सीधे ठोस में, ठोस से सीधे गैस में बदल रहे हैं, ठीक है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है। ठोस अवस्था जो है, जैसे कपूर की एक वाइट कलर की टिकिया आती है ना, आपने पूजा वगैरह में यूज होती है, ठीक है। तो वो जो होती है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चेंज हो रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस बनने की जो प्रक्रिया होती है वो निक्षेपण कहलाती है, ठीक है। गैस बन गया वो, अब उससे सीधा ठोस बनेगा, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, निक्षेपण, ठीक है। तो टेम्परेचर का प्रभाव जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अपन देखेंगे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर तो है ये जो है, लेकिन दाब चेंज करने पे भी कोई फर्क पड़ता है क्या, इसके बारे में अपन बात करते हैं। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है, ठीक है। घटक कणों के बीच की दूरी, भाई एक्चुअली क्या है, देखो मैंने बताया ना, ठोस पास पास होंगे, द्रव थोड़े और दूर होंगे, और गैस वाले तो बिल्कुल ऐसे डोलेंगे, बिल्कुल इनका कोई है ही नहीं,
बिना माई बाप के, ठीक है। तो किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, लिक्विड में बदलेगा वो, ठीक है, पास पास आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भाई, हम प्रेशराइज करेंगे उसको तो उसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। भाई ये दूर दूर डोल रहे हैं, ये दूर दूर, अब हम इसको प्रेशराइज करेंगे तो पास पास आ जाएंगे, ठीक है, प्रेशराइज किया तो ये पास पास आ गए। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, लगना नहीं, हो सकता है, बिल्कुल होगी। एक्चुअली क्या, देखो ये पार्टिकल है, ये दूर दूर है, ठीक है, पिस्टन से हम दबा रहे हैं, सिलेंडर है ये, पिस्टन से हम दबा रहे हैं तो ये और पास आ गए, और दबाए तो बिल्कुल पास आ गए, ठीक है। तो दबाने से जो है उनके आकर्षण को, मतलब उनको पास पास लाया जा सकता है, जिससे कि उनमें आकर्षण बल जो है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है, और अवस्था परिवर्तित हो जाती है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है, बिल्कुल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम प्रेशर तो बढ़ाएंगे, ठीक है, हमने प्रेशर तो बढ़ाया, लेकिन हमने उसके साथ टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को कम नहीं करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो भाई जाहिर सी बात है, ये इतना इस पर प्रेशर लगाएंगे कितना भी, लेकिन ये पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो है वो विरोध करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई, रैंडम गति करेंगे, वो डटेंगे नहीं बिल्कुल भी, तो फिर जो है लिक्विड में बदलना टफ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है, जिसे ड्राई आइस भी बोला जाता है, ठीक है। ठोस CO2 क्या बोला जाता है, ड्राई आइस। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, ठीक है, इसे हाई प्रेशर पर स्टोर करते हैं। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 atm हो जाता है, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। भाई हमारा जो वायुमंडल का टेम्परेचर कितना, 1 atm, ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसीय स्टेज में पाई जा रही है ना, लेकिन अगर हम इसको संपीड़ित करेंगे तो इसे ठोस में बदला जा सकता है, ठीक है, बीच में लिक्विड वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, ठोस में बदला जा सकता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ड्राई आइस भी कहा जाता है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस, इसी वजह से कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और ताप के द्वारा तय होती हैं, बिल्कुल, प्रेशर और टेम्परेचर, ये दोनों, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये द्रव अवस्था हो गई, द्रव अवस्था को बाष्पीकरण के द्वारा क्या होगा, गैस में बदल जाएगी, बाष्पीकरण के द्वारा गैस में बदल जाएगी, निक्षेपण के द्वारा ये ठोस में बदल जाएगी, ठीक है, संगलन के द्वारा ये द्रव में बदल जाएगी। इस तरीके से चक्र पूरा हो गया। अभी इसको उल्टा देख लेते हैं, ठोस ऊर्ध्वपातन के द्वारा गैस में, ठीक है, संगनन के द्वारा गैस द्रव में, ठीक है, और जमना के द्वारा द्रव ठोस में बदल जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों अवस्था इंटरचेंज होती रहेंगी। अभी अपन बात करते हैं बाष्पीकरण के बारे में, ठीक है, ये हमारी रियल लाइफ, जो जनरल लाइफ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दबाव बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? हाँ, कपड़े वगैरह हम सुखाते हैं भाई, 100 डिग्री टेम्परेचर हमारे वातावरण का अभी तक तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब पानी को वाष्प नहीं बदलना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, तो कपड़े नहीं सूखने चाहिए कभी भी, लेकिन ऐसा नहीं होता, कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। उसमें सरफेस एरिया भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसमें वाटर में नमी जो होती है, सॉरी एयर में जो नमी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। भाई गर्मियों में ईजिली सूख जाते हैं क्योंकि जो एयर जो होती है वो ड्राई होती है, लेकिन बरसात या सर्दियों में जो होती है या बरसात में जो होती है वो नम होती है, तो हमारे कपड़े सूखने में टाइम लगता है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एटमॉस्फेयर, इसे देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के माप का मात्रक है, ठीक है। एटीएम जो होता है वो गैसीय दाब के माप का मात्रक है, मापन का। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। एक एटीएम कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, एक एटीएम की वैल्यू होती है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है।
हमारा जो वायुमंडल होता है उसमें जो वायु का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब, जो कि 1 atm। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 atm होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, वो वायुमंडल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो उसका 1 atm ही रहेगा। लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। हम समुद्र में नीचे जाते जाते हैं ना, तो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो नीचे वाले जीव पाए हैं वो चपटे पाए जाते हैं, वो इसी प्रेशर की वजह से पाए जा रहे हैं। इसको जनरली सहन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है भाई। 1 atm और कहाँ 100 atm, बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इसे सामान्य दाब कहा जाता है। जो 1 atm होता है उसको सामान्य दाब कहा जाता है। ठीक है, गीले कपड़े सूख जाते हैं, अरे कहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, धीरे धीरे बास में परिवर्तित हो जाता है और गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ, उड़ के भाग गया हवा के साथ। ठीक है, हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ के कण है वो हमेशा गतिशील रहते हैं, कभी भी नहीं रुकते, उनमें रैंडम गति पाई जाती है हमेशा। ठीक है, एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गैस के कण में बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा, द्रव में थोड़ी कम, ठोस में बिल्कुल कम। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, द्रव में जो सतह पर स्थित होते हैं ना, उनमें इतनी अधिक गतिज ऊर्जा होती है, काफ़ी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के आकर्षण बल से फ्री हो जाते हैं और भाग जाते हैं निकल के। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण किसे कहा जा रहा है कि क्वथनांक की जरूरत नहीं है, क्वथनांक से पहले ही वाष्प में बदल जा रहा है। ये वाष्प में बदलने की इस प्रक्रिया को कहा जाएगा वेपोराइजेशन या फिर वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक क्रियाकलाप देखते हैं अपन, इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे अच्छे से। एक परखने में हमने क्या किया, 5 ml जल लिया। ठीक है, इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दिया। एक क्या कि हमने चीनी मिट्टी की प्याली में लिया 5 ml जल, इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दिया। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml का जल लिया और उसे कक्षा के किसी अलमीरा में रख दिया। कमरे का तापमान नोट कर लें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन का नोट करें। भाई जाहिर सी बात है कि देखिए एक्चुअली क्या है कि देखो टेस्ट ट्यूब जो होती है, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसका जो मुंह होता है वो छोटा सा होता है। तो अगर वो देखो पानी जो है, अगर यहाँ से वाष्प बनेगा तो इतना छोटा सा सरफेस एरिया मिल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके, भाई सरफेस का ही तो जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके। चीनी मिट्टी का प्याले वो 5 ml पूरे में फैल गया, तो उसको उड़ने में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, ईजिली उड़ जाएगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जल्दी उड़ जाएगा, सरफेस एरिया कम है तो धीरे उड़ेगा। और कमरे में रखा है तो एयर के कांटेक्ट में नहीं है, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं, सॉरी अलमीरा में रखा है तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं है। अब एयर के कांटेक्ट में नहीं है तो स्वाभाविक है कि उसको टाइम लगेगा। ठीक है, एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना भाई। एक्चुअली क्या है कि देखो हवा चलती है जब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, हवा नहीं चल रही होती तो कपड़ों को टाइम लगता है। और बोला जाता है ना हमेशा कपड़ों को फैलाकर सुखाना चाहिए, फैलाकर सुखाने से क्या होता है, ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है उड़ने के लिए। अगर हमने कपड़े ऐसे पास पास में रख दिए ना, ऐसे ही फैला के नहीं सुखाए, तो उनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऊपर जो सरफेस एरिया जो एयर के कांटेक्ट में रहेंगे वो सूख जाएगा, वो एरिया, वो हिस्सा, और नीचे वाला जो रहेगा वो गीला की गीला ही रहेगा। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर बिल्कुल भाई सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया, बिल्कुल सरफेस प्रोसेस है ये। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। भाई सतह का क्षेत्र बढ़ गया तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ गई। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तापमान में वृद्धि बिल्कुल दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, मतलब दूसरा क्या फैक्टर तो है ये भी मतलब पहला ही बोल सकते हैं, फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। भाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाएगी, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाएंगे और कपड़े सूख जाएंगे। ठीक है, आर्द्रता में कमी, अगर आर्द्रता में कमी है, नमी है तो दिक्कत आएगी, नमी नहीं है तो आराम से होगा ये। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। भाई जो एयर होती है उसमें जितने वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, जलवाष्प होती है, उतनी उसकी आर्द्रता होगी, और जितने कम जलवाष्प पार्टिकल होंगे उतनी उसकी ज़्यादा आर्द्रता, कम आर्द्रता होगी। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है आर्द्रता का संबंध है गीला होना, वायु का गीला होना। वायु किससे गीली हो सकती है, जलवाष्प से गीली हो सकती है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है, बिल्कुल सही बात है
भाई ऐसा थोड़ी बहुत ज़्यादा जलवाष्प हो गया फिर तो मतलब गीला गीला सा होगा। या समुद्र के किनारे वगैरह बहुत होता है जलवाष्प जो होता है, गीला गीला लगता है हमें एयर, बिल्कुल चिपचिपा सा। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। भाई बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या है कि देखो, अगर जो वायु है अगर वो ड्राई है तो जो कपड़े वगैरह या कहीं से भी वाटर पार्टिकल को ईजिली अपने अंदर समा लेगी वो। अगर वो वायु पहले से ही गीली है तो भाई ना के बराबर या बहुत कम वाटर पार्टिकल्स को अपने अंदर ले पाएगी वो। ठीक है, अब हाँ ठीक है, ले पाएगी। ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर है वो घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। ठीक है, वायु की गति भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। भाई हवा उड़ के जा रही है, ठीक है, तो वाटर पार्टिकल को लेके भागती जा रही है। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। ठीक है, वायु जो है जलवाष्प के कणों को लेके भाग जाती है, पीछे से और वायु आ रही होती है वो और लेके भाग जाती है, ऐसी भागती रहती है, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। बिल्कुल सही बात है, जलवाष्प की मात्रा घट जाएगी। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? ठीक है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है इसको अपन देखते हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। बिल्कुल सही बात है भाई, खुला रहेगा तो सरफेस एरिया के जो कॉन्टैक्ट में होता है उसका कंटिन्यू जो होता है वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है भाई, वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सरफेस का जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने टेम्परेचर लिया, ठीक है, वो टेम्परेचर लेके और भाग गए। अगर टेम्परेचर ही नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा नहीं मतलब होगी प्रॉपर, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगी तो वो उड़ नहीं पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे। वाष्प में बदलने के लिए उसको टेम्परेचर तो चाहिए। उसने सिस्टम से क्या किया, टेम्परेचर लिया, अदर वाटर पार्टिकल से टेम्परेचर को लिया। ठीक है, अदर वाटर पार्टिकल से टेम्परेचर लिया और टेम्परेचर उसको लेके भाग गया। तो उसका सिस्टम का तो टेम्परेचर कम हो गया ना, क्योंकि वो इधर उधर से खींचेगा। भाई टेम्परेचर तो चाहिए ना, जमना थोड़ी है उसे। तो जैसे ही वो इधर उधर से ऊष्मा लेगा तो क्या होगा, और पास का जो एरिया होगा वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अपने आसपास के ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता आ जाती है। ठीक है, एक तो उड़ गया लेके हीट को, और हमने दूसरे से और हीट वो ले ली हीट, तो जो एरिया हो गया वो तो क्या हो गया, ठंडा हो गया ना। जब आप एसीटोन, ठीक है, या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कारण आपकी हथेली या इसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और बाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। सेम प्रोसीजर है भाई। एक्चुअली क्या है, जैसे हथेली है उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर ली, जैसे अपने एसीटोन गिराया है ना, तो उसके हथेली के और पास जो हीट है उसको उन्होंने एब्जॉर्ब किया और वो लेके उड़ गए। ठीक है, अब वहाँ क्या लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, फिर हीट निकल गई ना, दूसरी जगह से हीट लेंगे तो वो जो ठंडा ठंडा लगेगा वहाँ से। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। ठीक है, जल छिड़कने का रीज़न क्या है, जैसे कि देखो ये छत है, ये गर्म हो रही है, गर्म है ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें हीट वगैरह सी निकल रही है, जो भी बहुत गर्मी हो रही है। हमने पानी डाला, क्या हुआ, ये गर्म थी ऑलरेडी, पानी जैसे इसमें डाला तो पानी बाष्प बन गया, बाष्प बन के उड़ गया। ठीक है, इस हीट को लेके भाग गया तो ये ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। बिल्कुल सही बात है भाई, गर्म को तो लेके भाग गए ना भाई, भागेंगे कब, पानी था वो तो, लेकिन पानी को हीट मिली तो वो बाष्प बन गया। हीट कहाँ से मिली, उसको छत से, तो हीट को लेके भाग गए ना, तो वो जो छत होगी वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, क्या आप वाष्पीकरण के दौरान शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? बहुत सारे। गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है, पसीना आता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, आराम से उड़ जाता है, तो वो शीतल हो जाता है। फिर शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है, ठंडा फील होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई, पसीना आया, अब पसीना उड़ के जाएगा तो क्या करेगा, हमारे आसपास के वातावरण से हमारी बॉडी से हीट को लेंगे। अब हीट लेके वो उड़ गए तो हमें ठंडा फील होगा। ठीक है, वाष्प बदल जाता है, हमें ठंडा फील होता है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। ठीक है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से बाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, कपड़े हो जाते हैं ना वाइट वाइट से हो जाते हैं गर्मियों में। ठीक है, पसीने की वजह से पसीना तो उड़ जाता है, लेकिन वो जो वाइट वाइट क्योंकि सॉल्ट वगैरह होता है और वो तो वाइट वाइट हो जाते हैं, स्पॉट छोड़ देते हैं।
बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? ठीक है, आपको क्या लगता है? देखिए जैसे कि ये है, वाटर भर रहा है इसमें, वाटर ठंडा वाटर है, बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर है, तो बाहर जो बूंद इसके आ गई, तो आपको क्या लगता है गिलास को पार करके आ गई? बचपन में मैं भी ऐसे ही सोचता था कि यार ये गिलास से बाहर आ गई, कैसे आ गई, लेकिन जब बड़े हुए तब पता चला। एक्चुअली क्या होता है कि देखो ये बर्फ़ जो होती है ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, ठीक है। जैसे एयर होता है, एयर में क्या होती है, नमी होती है। जैसे ही नमी इसके कांटेक्ट में आती है यहाँ पे, तो ये क्या बूंदे, यहाँ पे बूंद में भाई गैस जो होती है वो द्रव में बदल जाती है, तो यहाँ बूंद के रूप में यहाँ हो जाती है, ठीक है। ये जो एयर में से निकल के आए, एयर में से नमी निकल के और जैसे ठंडे उसके गिलास के या आपके पात्र के संपर्क में आई, तो वो गैस से द्रव अवस्था में बदल जाती है, ठीक है। तो बाहर आपकी बूंदे बूंदे से जो चिपक जाती है वो एयर से आई हैं, ना कि उस गिलास या बर्तन में से, ठीक है। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाती है। हाँ, ठीक है, द्रव अवस्था में बदल जाएगी, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है जलवाष्प की ऊर्जा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा से, ठीक है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। ठंडे की वजह से ये जल की बूंदों में बदल जाती है, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है और एक क्वेश्चन आंसर जो है अपने अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहिए।